सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पे ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। Find latest videos in the video section and don't forget to check the playlist column. हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो। आज हम आपका रिविजनरी टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं फॉर टैक्सेशन, फॉर इनकम टैक्सेशन। ये आरटीवी मैंने ओपन कर लिया है जो कि May 20 का आया है और इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ पढ़ने वाला हूँ। इसको हम डिस्कस करेंगे। मिस्टर सार्थक, जिनकी एज है 37 ईयर्स, इज़ अ शेयर ब्रोकर। यानी कि इसी लाइन को पढ़कर आपको पता लग रहा है कि जो सार्थक हैं वो एक इंडिविजुअल हैं जो कि सीनियर सिटीज़न नहीं है और ये शेयर ब्रोकर हैं, यानी कि इनका जो है एक बिजनेस है। सोल्ड अ बिल्डिंग टू हिज फ्रेंड अनय हु इज़ अ डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। तो अनिल भी जो है वो बिजनेस करते हैं पर बिल्डिंग का कोई बिजनेस नहीं करते। इनका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। तो इन दोनों का ही जो है शेयर ब्रोकर हैं और जो अनय हैं दोनों ही जो हैं वो बिल्डिंग का लेन देन का, बिल्डिंग को खरीदने बेचने का कोई बिजनेस नहीं करते हैं। फिर भी सार्थक ने जो है अपनी बिल्डिंग को बेच दिया अपने दोस्त को, अनय को, और 120 लाख रुपीस का बेचा है 10 नवंबर 2019 को, जब इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 150 लाख। द एग्रीमेंट वॉज हाउएवर एंटर्ड इनटू ऑन 1 सितंबर 2019 when the stamp duty value was 140 lakh. Mr. Sarthak had received a down payment of 15 lakh by a crossed check from Anay on the date of agreement. दोस्तों यहाँ पर जो है गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको जो है पेमेंट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिलती है, उस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट वाले दिन की भी मान सकते हैं। पर यहाँ पर जो आपको मिला है वो अकाउंट पे चेक से नहीं मिला बल्कि क्रॉस चेक से पेमेंट मिली है। तो इसीलिए जो है आप एग्रीमेंट वाली डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर ना करके जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन वाली आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए जो 120 लाख में आपने बिल्डिंग बेची थी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा क्या लिखा है। मिस्टर सार्थक परचेज द बिल्डिंग फॉर 95 लैक्स ऑन 10 मई 2017। तो 10 मई से लेकर इन्होंने जो है 10 नवंबर तक बेचा, तो करीब करीब इनको 2 साल से ज़्यादा हो गए और 24 महीने से ज़्यादा हो गए। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन गया है। सार्थक ने जो एक एग्रीकल्चर लैंड भी बेचा है जो कि सिचुएटेड है एक विलेज में जहाँ की पॉपुलेशन है 5800 फॉर 60 लाख रुपीज़ टू मिस्टर विवेक। मतलब कि 60 लाख का बेचा और ऐसे विलेज में एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड है जो 60 लाख रुपए में विवेक को बेचा है ऑन 1 मार्च 2020, यानी 1920 प्रीवियस ईयर में ये भी बेचा है। विच ही एक्वायर्ड ऑन 15 जून 2014, यानी कि ये भी एक तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। हालांकि इस पर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं निकलेगा क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है, और क्योंकि कैपिटल एसेट नहीं होता है इसके लिए इसको बेचने पर कैपिटल गेन भी नहीं निकलेगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है फिर भी दे रखी है यहाँ पर 75 लाख रुपीज़ की। आपको आंसर करना है और आंसर के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन नीचे आए हैं। मुझे तो लगा एक ही आया होगा, यहाँ तो काफ़ी सारे आ गए। इसका मतलब ये तो बहुत आसान कर दिया। जिसे क्वेश्चन समझ में आ गया उसके लिए सारे आंसर हो जाएंगे और जिसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसके लिए सब कुछ गलत हो सकता है। तो ये आईसीए ने ट्रिक प्ले करी है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है 1920 का वो है 289, उससे पिछले साल का जो है वो है 272 और 14-15 का है 240। आपको क्या बताना है वो नीचे देखेंगे और उसका हम आंसर करते चलेंगे। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन कंसिडरेशन पेड और पेएबल ऑन ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए एग्रीकल्चर लैंड जो है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वो तो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, तो वहाँ तो कोई भी टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगने चाहिए। अब बात आती है कि इमोबल प्रॉपर्टी बेची गई है, तो वहाँ पर अगर कंसिडरेशन आपका बहुत ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है, उस केस में जो है रिक्वायरमेंट आती है टीडीएस काटने की। तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, पहला पॉइंट कहता है नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा पॉइंट कहते हैं हाँ रिक्वायर्ड तो है। तीसरा पॉइंट कहते हैं विवेक को काटना पड़ेगा और चौथा कहते हैं सार्थक को काटना पड़ेगा। तो भैया टैक्स कौन काटता है मालूम है? टीडीएस वो काटता है जो पेमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर जो सार्थक है उसने तो बेचा है, तो यानी कि अगर बेचेगा तो अनय जो है, जो उसका दोस्त है, वो 120 लाख की पेमेंट करेगा, तो अनय जो है वो टीडीएस काटेगा। यहाँ पर दे रखा है कि सार्थक ने परचेज करी थी बिल्डिंग बहुत पहले, अच्छी बात है। दूसरे के केस में जो है, सेकंड केस में जो है विवेक को बेचा जा रहा है,
पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा जा रहा है जिस पे टीडीएस नहीं कटता है, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि भैया अने काटेगा और कोई नहीं काटेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग, कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सार्थक वुड बी। पहली बात तो ये है कि मिस्टर सार्थक के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कैलकुलेट होगा उसमें सेल कंसिडरेशन आप 150 लाख रुपीज़ मानेंगे, और उसका कारण ये है कि भैया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है सेल प्राइस से ज़्यादा है। उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही आपकी सेल प्राइस बन जाती है। तो 150 लाख में से आपको जो है कॉस्ट माइनस करनी है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है, यानी कि जो 17-18 में जो 272 थे वो आज 289 बन गए। अगर मैं 95 लाख को डिवाइड कर दूं 272 से और मल्टीप्लाई कर दूं 289 से, करीब करीब ये आपका 1 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 150 लाख, तो करीब करीब मेरा आंसर आ जाएगा ये 49,06,250, 49,06,250, यानी कि आंसर नंबर ए। ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर तो कुछ निकलेगा नहीं। पॉइंट नंबर 3 कहता है एज्यूमिंग दैट मिस्टर सार्थक हैज़ अदर इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, द टैक्स पेएबल एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर लैंड वुड बी। ये कह रहे हैं कि इनकी अदर इनकम भी है जिसकी लिमिट जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो आपके पास अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बची है। उस केस में जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, ये पूछ रहे हैं उस पर किस रेट पर आपको टैक्स देना होगा। तो भैया सभी लोगों को मालूम है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो ये आया है इस पर 20% रेट पर टैक्स देना होता है, जो कि निकल कर आएगा 9,81,250, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या किया, मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो निकला है उसको 20% से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रेट जो होती है वो 20% होती है। हालांकि जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है जिन पर एसटीटी पेड होता है वहाँ जो है 10% की रेट होती है और 1 लाख तक वो एग्जेम्प्ट होता है, वो अलग मुद्दा है। आखिरी पॉइंट कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर सार्थक, इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर अने वुड बी। अब ये अने की बात कर रहा है कि अने ने जो है सामान खरीदा, अने ने बिल्डिंग को खरीदा, पर आप देख सकते हैं कि उसने दिए तो 120 लाख पर उसको मिले 150 लाख, यानी कि उसको 30 लाख रुपए का बेनिफिट मिल गया है। तो इसलिए अने के लिए 30 लाख रुपए जो हैं वो जो है टैक्सेबल होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर नहीं पता तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो लर्नअप की है वहाँ पर देख सकते हैं, हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जिसने खरीदा, जिसको सस्ता मिल गया, उसके लिए 30 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। ये थी केस स्टडी 1। अब बात करते हैं केस स्टडी 2 की। मिस्टर हार्दिक, जिनकी एज 45 ईयर्स है, यानी कि इंडिविजुअल हैं और इनकी जो एज है सीनियर सिटीजन नहीं है, इज अपॉइंटेड एज सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्काई इंडिया लिमिटेड, मुंबई ऑन 1 फरवरी 2019। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 35,000, 3,500, 65,000, इस स्केल का मतलब है कि जब बंदे ने ज्वाइन करा तब तो सैलरी जो है 35,000 रुपये की थी। उसके बाद हर साल जो है, जिस साल ज्वाइन किया था, जिस डेट को ज्वाइन किया था, जैसे ही 12 महीने पूरे होंगे 3,500 रुपये उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ऐसा चलते रहेगा जब तक सैलरी 65,000 तक नहीं पहुंचती। ये हर साल प्रोसेस रिपीट होगा। ही इज़ पेड डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता 40% मिलता है ऑफ सैलरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ही इज गिवन रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ऑन 1 मई 2019 विच ही ऑक्यूपाइड ओनली फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। तो जब बंदे ने रेंट फ्री अकोमोडेशन उसको मिली और अपने एम्प्लॉयर से मिली, तो इसका मतलब है कि उसको एक परक्यूसिट मिल गई है। ये जो परक्यूसिट है इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। जो कंपनी है वो इसका रेंटल देती है 5,000 पर मंथ, तो जो कंपनी रेंटल दे रही है वो जो है परक्यूसिट की वैल्यू होती है, पर ये 15% ऑफ सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसकी मैंने आपको अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन क्लास में दी थी। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ कार ऑफ 2000 सीसी, यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी, विच इज़ यूज बाय हिम फॉर प्राइवेट पर्पसेज ओनली। तो अगर आपको कार मिलती है पूरी प्राइवेट पर्पस के लिए मिलती है, तो जितना भी खर्चा हुआ है कार का, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, तो मान लिया जाएगा कि इसका जो 10% है वो आपने साल में यूज़ किया है, और साथ में जो मंथली एक्सपेंडिचर कार के हैं जो कि एम्प्लॉयर देता है वो भी आपको बेनिफिट मिला, तो उसे भी आप जोड़ लेंगे तो पता लग जाएगा कि एम्प्लॉयर से आपको कितने का बेनिफिट मिला।
ही पेज लमसम प्रीमियम ऑफ 1.5 लाख रुपए टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड हिज वाइफ फॉर 48 months on 1st October 2019 by account pay check. He also contribute 1.5 lakh towards PPF. तो ये सारी की सारी जो है डिटेल्स गिवन है. आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू क्या होगी. तो भैया पहली चीज़ तो ये है कि आप 5,000 रुपये जो आपको मिल रही हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की, जो कंपनी लीज पे कर रही है और आपके लिए वो फ्री पड़ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है घर की वो 5,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय जो है आप 12 कर सकते हैं. बट आप 12 नहीं करेंगे, आप 1 अक्टूबर से लेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से आपको घर मिला है. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये करीब आते हैं 6 महीना. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 30,000 रुपीज़. तो या तो 30,000 जो कंपनी आपके बिहाफ पर रेंटल दे रही है, या आप सैलरी का जो है 15% निकाल कर देख सकते हैं. अगर आप सैलरी देखेंगे तो 35,000 रुपये है, और 6 महीने की जो सैलरी आएगी वो करीब करीब आप कह सकते हैं 35,000. 35,000 में जो है मैं डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है उसको भी जोड़ूंगा, तो आप कह सकते हैं कि 35,000 रुपये एक महीने का. और अगर मैं इसमें जोड़ दूं 40% यानी 0.4, तो ये करीब आएगा 49,000. अगर मैं 6 महीने की सैलरी निकालूं तो आएगा 2,94,000. और अगर मैं इसका आप कह सकते हैं 15% निकालूं तो ये निकल कर आएगा करीब 44,100 निकल कर आएगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको ऑप्शन गिवन है उसमें 44,100 भी दिया है कि जो लोग सैलरी का टोटल करके 6 महीने इसने घर को ऑक्यूपाई किया तो 6 महीने की सैलरी निकाल कर और उसका जो है 15% निकाल लेंगे. कुछ लोग करेंगे भैया 5,000 रुपये का रेंटल कंपनी पे कर रही है तो उतना ही तो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला, तो वो 30,000 रुपये निकालेंगे. हालांकि जो भी इन दोनों में से लोअर होता है वो आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू मानी जाती है. तो 30,000 रुपीज़ जो है वो आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी. ये हुआ पॉइंट नंबर 1. अगला पॉइंट कहता है मिस्टर हार्दिक वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1924. जो भी दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D में माइनस करना अलाउ किया जाता है. अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो अतिरिक्त 25,000 रुपये अलाउ किया जाता है, तो टोटल 50,000 होता है. आप में से कोई सीनियर सिटीजन होता है तो 25 की जगह 50,000 की लिमिट होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्दिक सीनियर सिटीजन नहीं है, इसीलिए 25,000 रुपीज़ ही अलाउ होगा. परक्यूसिड वैल्यू ऑफ कार जो है वो कितनी चार्जेबल होगी ये भी आपको कैलकुलेट करनी है. तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट नंबर 3 जो है उसका आंसर दोस्तों मेरे हिसाब से होगा 1,40,000. उसका रीज़न ये है कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 5,000 है और 12 से मल्टीप्लाई कर ये 60,000 बनता है. तो 60,000 तो ये हो गया और 8 लाख का 10% यानी कि 80,000 ये हो गया. क्योंकि कार जो है एम्प्लॉयर की है, माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने 10% यूज़ करी है हर साल, तो ये टोटल बनेगा 1,40,000. तो इसीलिए जो है पॉइंट नंबर 3 का आंसर 1,40,000 आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. मिस्टर राघव हैज 3 हाउसेज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन. व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या एक हाउस एग्जेम्प्ट होगा, क्या 2 हाउस एग्जेम्प्ट होगा? तो दोस्तों इस बार जो अमेंडमेंट आई है उसमें आप 2 हाउसेज अपने ऑप्शन पर सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं और बाकी हाउसेज को आप लेट आउट मानेंगे और उस पर आपको टैक्स देना होगा. तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अरुण्स ग्रॉस टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 1920 इज 2,45,000. ही डिपॉजिट्स 45,000 इन PPF. He pays electricity bills aggregating to 1.20 lakh rupees in previous year 1920. Which of the statement is correct? तो आपको बताना है कि किस कारणवश इन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी. तो दोस्तों इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न में रिटर्न कब कब फाइल करनी जरूरी होती है. अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा की इनकम आ रही है बिफोर डिडक्शन, उस केस में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है. और उसमें एक ऐसा भी केस होता है कि अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपये से ज़्यादा के बनते हैं पूरे साल में, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है. तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो पहला तो हो नहीं सकता कि अरुण इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR, अरुण इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR, अरुण इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR. लास्ट ऑप्शन है अरुण इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल ITR अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर प्रीवियस ईयर 1920 सिंस हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड्स 1 लाख रुपीज़ फॉर द प्रीवियस ईयर 1920.
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। मिस्टर ऋत्विक हैज परचेज हिज फर्स्ट हाउस इन ग्वालियर फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन ऑन 5 अप्रैल 2019 फॉर 45 लाख रुपीज़, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी सेम है। उन्होंने जो है बैंक लोन लिया था और वो बैंक लोन सैंक्शन हुआ था 30 मार्च 2019 को, यानी कि पिछले साल। अभी जो आपका ईयर चल रहा है वो 1920 चल रहा है, यानी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 चल रहा है। एंड डिस्पर्स ऑन 3 अप्रैल 2019। ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 3.8 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाय हिम। तो जो आप घर लेते हैं उसकी डिडक्शन आपको मिल सकती है सेक्शन 24 क्लॉज बी में। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम निकालते हैं उसमें जीएवी निकालते हैं, एनएवी निकालते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद एनएवी आता है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की माइनस करते हैं और उसमें हम 2 लाख रुपए तक का जो है इंटरेस्ट भी माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेड है वो है 3.8 लाख रुपीज़। तो दैट मीन्स कि आपको सेक्शन 24 में तो आपको 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी ही, उसके साथ क्या आपको सेक्शन 80 EEA में मिल सकती है डिडक्शन, ये आपका सवाल होना चाहिए। तो अगर आपको प्रोविजंस पता है तब तो आप कर पाएंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से एक्सीड नहीं करती, जो कि इस केस में नहीं करती है, साथ में आपके पास और कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि आई थिंक इस केस में नहीं है, इसने अपना फर्स्ट हाउस ही लिया है, और लोन जो है वो 1920 ईयर में जो है सैंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ जो इसका लोन है वो तो 18-19 ईयर में सैंक्शन हुआ है, इस वजह से जो है 80 EEA में जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सर? जी हाँ, हो गई सर, क्लियर हो गई है सर। तो अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 मिस्टर रंजीत है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 95 लाख रुपीज़ टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 110 लाख रुपीज़ का आया है, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। एंड बिजनेस इनकम जो है वो 90 लाख रुपीज़ की आई है। तो एक बात को आप समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 95 लाख रुपीज़ का है उस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। 110 लाख रुपीज़ का जो 112A की इनकम है उस पर अलग रेट पर टैक्स लगता है, और जो बिजनेस इनकम है 90 लाख की उस पर नॉर्मल रेट पर टैक्स लगता है। ये जो आपका इस बार फाइनेंस एक्ट आया है इसमें एक अमेंडमेंट है और सरचार्ज की रेट में अमेंडमेंट आई है। ये जो इन्हांस सरचार्ज की रेट है 25%, 37%, ये जो है 111 और 112 वाली इनकम पर नहीं लगेगी, हाइयर इन्हांस रेट नहीं लगेगी सरचार्ज की। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम जो है वो मिक्सचर है, यानी उसमें 111, 112 की भी इनकम है और अदर इनकम भी है, तो बहुत सारे सिनेरियोज बन जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर डिस्कशन करके बताया हुआ है कि अलग अलग सिनेरियो में आपका किस रेट पर सरचार्ज लगाएंगे। उसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है बट 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी जितनी भी इनकम है उन सभी इनकम पर आप जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस पर 10% रेट का सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 10% रेट जो है वो हायर स्लैब रेट में नहीं आता है, वो तो पहले भी थी। सिमिलरली अगर 1 करोड़ से एक्सीड करती है और 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, उस केस में 15% की रेट है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत यहाँ आएगी जहाँ पर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 111 और 112 ये जो है 2 करोड़ से एक्सीड करती है पर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है। उस केस में जो है 111A और 112A वाली इनकम पर आप कह सकते हैं कि 15% रेट पर सरचार्ज लगेगा। हालांकि 25% रेट पर सरचार्ज लगेगा ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन अदर इनकम। बाकी इनकम टैक्स पर जो निकलेगी बाकी इनकम पर, उस पर 25% का सरचार्ज लगेगा। ये तब होगा जब आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है, 5 करोड़ तक की इनकम है, और उस केस में ऐसा होगा अगर आपकी इनकम एक्सक्लूडिंग 111, 112 ये 5 करोड़ से भी एक्सीड कर गई, तो फिर वो वाली जो इनकम है उसके टैक्स के पोर्शन पर 37% की रेट लगेगी और 111, 112 वाली इनकम पर सिर्फ आपकी जो है 15% की रेट लगेगी। आखिरी सिनेरियो कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है इंक्लूडिंग 111, 112 2 करोड़ से एक्सीड करती है और ऊपर किसी केस में भी कवर नहीं किया है, तो वहाँ पर 15% रेट पर ही टैक्स लगेगा, 15% रेट पर ही सरचार्ज लगेगा। तो ये जो आपका सिनेरियो यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी इनकम इंक्लूड कर 1 करोड़ से नीचे भी नहीं है, वो ज़्यादा हो रही है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में भी नहीं है,
क्योंकि अगर टोटल करोगे तो 2.95 करोड़ आएगा। अगर आप 111 112 वाली इनकम हटा दो तो 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक या 5 करोड़ से ज़्यादा उसमें भी नहीं आ रही है। तो यानी कि लास्ट सिनेरियो बचता है कि आपकी जो इनकम है इंक्लूडिंग एवरीथिंग 111 112 और साथ में नॉर्मल इनकम वो 2 करोड़ से एक्सीड करती है। आखिरी वाली कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट कैटेगरी क्या थी, ये देखिएगा आप। हाँ जी, एक्सीड्स 2 करोड़। तो आखिरी कैटेगरी में बोला है कि अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो आपको 15% रेट पर ही टैक्स लगाना है। तो यहाँ पर जो 15% का जो आएगा उसका आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, और वही आपका आंसर में दे रखा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 का जो है बी आंसर दे रखा है, तो 15% रेट पर टैक्स लगेगा। आज जो है हमने सारे के सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करे, जिसमें केस स्टडी बेस भी थे और नॉर्मल एमसीक्यू जो आते हैं वो तो थे ही थे। फॉर इनकम टैक्स पोर्शन ये है आपकी May 20 की आरटीपी। ऐसे ही आप जो है जीएसटी का भी प्रैक्टिस करिएगा और भी अपना दिमाग लगाइएगा, प्रोविजंस को रिवाइज करिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं इनकम टैक्स की ई बुक तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चार्ज डेफिनेटली चार्ज लगेंगे, बट आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं 8368479717, ये 17 है 9717, या फिर आप विजिट भी कर सकते हैं learnzup.com पर, और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।